So, hello everyone, and very good evening to all of you. So, this is lecture number 11th of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इस लेक्चर में हम पहले तो चार्ज डेंसिटीज़ के बारे में देखेंगे और उसके बाद स्ट्रेट वायर की वजह से और चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो सारी कुछ चीज़ें इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को चार्ज डेंसिटी नाम के टॉपिक से। देखिए चार्ज डेंसिटी कैसी कैसी हो सकती है। देखिए अभी तक हमने सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बारे में स्टडी की है। अब हम वो चार्ज पॉइंट पर नहीं बल्कि एक बॉडी पर लेके आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रॉड है, तो रॉड के प्रत्येक पॉइंट पर चार्ज रखें, मतलब रॉड को हमने चार्ज कर दिया। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे बॉडी पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उस तरीके से अगर बॉडीज होंगी तो उनके लिए हम चार्ज डेंसिटीज डिफाइन कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी में ये कब हम यूज करेंगे, दिस इज यूज्ड फॉर वन डायमेंशनल चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाइक रॉड, वायर एक्सेट्रा, है ना। जैसे आपने लीनियर मास डेंसिटी सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा, है ना, वैसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी है, बल्कि मास की बजाय हम यहाँ पर चार्ज की बातें करेंगे। तो जो वहां पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता था रॉड के ऊपर अलोंग द लेंथ, जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता था तो वहां पर लीनियर मास डेंसिटी की बात की जाती थी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अलोंग द लेंथ, किसी बॉडी में अगर अलोंग द लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए हम बातें करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, तो ये यूज होगा रॉड के लिए, वायर के लिए, मतलब कोई भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होंगे जिस पे हमने चार्ज, जिसको हमने चार्ज कर दिया है, उसके लिए सारी चीजें हम यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलर टू दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि वहां पर भी किया जाता था। ठीक है, इसका मतलब होता है इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, पर यूनिट लेंथ बॉडी पर कितना चार्ज है उसकी बातें हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, चार्ज अलोंग द लेंथ यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलने का मतलब है हर जगह चार्ज एक जैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का प्रत्येक पॉइंट पर एक जैसा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कहीं पर तो ज्यादा है और कहीं पर कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लैम्डा विल बी कांस्टेंट। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लैम्डा कांस्टेंट होगा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इसको हम क्या लिख देंगे, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज ऑन द बॉडी अपॉन लेंथ ऑफ द बॉडी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल लिखाया जाएगा। ये बात समझ में आई। लैम्डा को लिखेंगे चार्ज ऑन द बॉडी अपॉन उसका जो भी बॉडी का लेंथ है उसको लिख देंगे, इसको हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ से लिख लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, टाइप्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट कॉपी करेंगे। थोड़ा जल्दी लिखेंगे इसको क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आसान है और हम ऑलरेडी कई बार कवर कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में भी हमने देखी थी, बस वहाँ पर मास डेंसिटी था, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी। वहाँ पर मास के लिए बातें करते थे, यहाँ पर चार्ज के लिए बातें करेंगे। ठीक है,
ओके, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल में हमें इसी से रिलेटेड लीनियर चार्ज डेंसिटी से, इफ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रॉड, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अपने को लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा की वैल्यू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जब होगा तो उसके लिए टोटल बॉडी पर चार्ज अपॉन लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो बॉडी पर चार्ज है 5 × 10⁻⁻6 कूलम, अपॉन लेंथ लिख दिया 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻²। तो यहाँ से कूलम पर मीटर इसका यूनिट आ गया लैम्डा का। ठीक है, आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मान लो इफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, ओवर द होल बॉडी, लैम्डा विल नॉट बी कांस्टेंट। उस केस में लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा, इट विल वेरी फॉर एवरी पार्ट ऑफ द रॉड, हर पार्ट के लिए अलग अलग होगा। ठीक, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो जहाँ पे ज़्यादा वहाँ के लिए लैम्डा अलग होगा, जहाँ पे चार्ज कम है वहाँ के लिए लैम्डा अलग होगा। तो इट विल वेरी फॉर एवरी पार्ट ऑफ द रॉड। इन दिस केस लैम्डा कैन बी रिटर्न एज, इस केस में हम लैम्डा को लिखेंगे dQ/dl। ठीक है, चार्ज अपॉन लेंथ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे छोटा सा चार्ज अपॉन छोटी सी लेंथ, क्योंकि बहुत छोटी सी अगर हम लेंथ कंसीडर करें तो उतने पार्ट के लिए तो चार्ज सेम होगा, मतलब उसके लिए तो लैम्डा सेम होगा उस पार्ट के लिए। तो लैम्डा बराबर dQ/dl लिख देंगे यहाँ पर, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो अब आप एक क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर ये वाला पॉइंट भी लिख लेंगे कि जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ये दोनों पॉइंट को कवर करें। चलो, तो अब यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। अब देखो इससे अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल वापस से देते हैं। फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड वेरीज विद इट्स लेंथ एज लैम्डा इज इक्वल्स टू 2x कूलम पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लैम्डा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो x डिस्टेंस है। कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज ऑन द रॉड इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लैम्डा को तो dQ/dx लिख देंगे, dl मतलब छोटा सा लेंथ वो dx कंसीडर कर लिया, तो वो 2x आ गया। ठीक है, बात समझे, x डिस्टेंस पर जाके dx पार्ट एक कंसीडर करेंगे, उस पर चार्ज dq होगा, तो उस dx पार्ट का लैम्डा हो जाएगा dQ/dx। ठीक है, और x डिस्टेंस पर अगर हम चले जाएं तो वहाँ का लैम्डा है 2x, तो dQ/dx किसका लैम्डा है, वो x डिस्टेंस पर जो dx थिकनेस का एलिमेंट है उसका लैम्डा है। ठीक है, और लैम्डा को हम 2x लिख देंगे यहाँ से, फिर dq बराबर 2x dx आ जाएगा, और फिर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लेंथ ऑफ द बॉडी, एंड द लेंथ ऑफ द बॉडी इज
2 मीटर, तो 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 4 कूलम। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को कॉपी करें, और नहीं आया तो फिर मुझे बताएं डाउट कहाँ पे है। चलो ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन लिख लिया होगा तुमने। अब ध्यान दो, चार्ज ऑन बॉडी कितना लिखा जा सकता है, बिकॉज चार्ज ऑन बॉडी अपॉन लेंथ ऑफ बॉडी ही तो लैम्डा था। अगर लैम्डा कांस्टेंट था तो लैम्डा बराबर कांस्टेंट के केस के लिए चार्ज ऑन बॉडी कैन बी रिटर्न एज लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ बॉडी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ बॉडी, अगर लैम्डा कांस्टेंट। लेकिन मान लो लैम्डा वेरिएबल है, फिर उस केस में चार्ज ऑन बॉडी कैसे लिखोगे? चार्ज ऑन बॉडी को फिर इंटीग्रेशन 0 से एल, 0 से एल मतलब लेंथ ऑफ बॉडी, लैम्डा इंटू डी एक्स, फिर इस तरीके से चार्ज ऑन बॉडी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा चार्ज ऑन बॉडी कब कैसे लिखोगे। लैम्डा कांस्टेंट हो तो ऊपर वाला फंक्शन, और लैम्डा वेरिएबल होगा दूसरा वाला तरीका। इस प्रकार से चार्ज ऑन बॉडी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाले दोनों पॉइंट कॉपी कर लेंगे, ये वाले दोनों पॉइंट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए। एल इज लेंथ ऑफ बॉडी। ओके, ये दोनों पॉइंट हो गए क्या सबके? चलो, अगर ये दोनों पॉइंट हो गए हैं तो फिर आगे वाली लाइन स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कब यूज़ करेंगे? जब बॉडी के जो चार्ज होंगे वो एक एरिया पर, सरफेस पर, बॉडी की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, मतलब चार्ज जब बॉडी के सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तब फिर उस केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द ऑब्जेक्ट वेयर चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट।
बात समझे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, सिग्मा नाम के सिंबल से। इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सरफेस पर मान लिया चार्ज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, तो फिर उस केस में सिग्मा कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर नहीं, मतलब यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, तो सिग्मा विल बी वेरिएबल, ठीक है। वही पुरानी वाली बात है कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो सिग्मा तो कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं है तो वहाँ पर सिग्मा फिर वेरिएबल हो जाएगा। अब मान लेते हैं सिग्मा मान लो कांस्टेंट है, तो सिग्मा अगर कांस्टेंट तो सिग्मा को लिखोगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए, ठीक है, उस केस में। और फिर डेल्टा क्यू चार्ज ऑन द बॉडी लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। बात समझे? लेकिन अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं है तो फिर सिग्मा को सिर्फ डी क्यू अपॉन डी ए लिख सकते हो, और यहाँ से चार्ज को इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए लिखोगे, और ये इंटीग्रेशन पूरी सरफेस के ऊपर लगाना है तुम्हें, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे करते हैं। बाकी अभी के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला पॉइंट यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई चीज़ ना समझ में आएगा तो पूछ लिया। ये इंटीग्रेट क्यों किया है ये समझ नहीं आएगा, ये 11th की चीज़ है, ठीक है। तो 11th वाला पोर्शन कमज़ोर है, इस वजह से समझ नहीं आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकता, टोटल समेशन करने के लिए कॉन्टीन्यूअस चीज़ों को, इनफाइनाइटली कॉन्टीन्यूअस चीज़ों को समेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है। ये क्लास 11th में सिखाया जाता है, ठीक है। इसीलिए 11th में जो ध्यान से नहीं पढ़ते उनकी 12th में फिजिक्स कमज़ोर हो जाती, केमिस्ट्री कमज़ोर हो जाती, ठीक है। अब समझ में आवा इंटीग्रेशन क्यों किया। टोटल समेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है इनफाइनाइट चीज़ों का, जो कॉन्टीन्यूअस इनफाइनाइट चीज़ें हैं उनका समेशन करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ में आता है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लें ये सारा पॉइंट, आसान सी चीज़ें हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। पूरा लिखना है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मैं स्क्रॉल करता रह रहा हूँ ऊपर की तरफ, आपको पूरा लिखना है ये, ठीक है, इंटीग्रेशन वाले पॉइंट तक, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो, ठीक है। तो रो के बारे में देखिए, इसको रिप्रेजेंट रो से किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इफ चार्ज इज प्रेजेंट इन द वॉल्यूम द बॉडी, ठीक है। बॉडी के वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम के अलाउंग, तो वहाँ पर फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की बातें की जाती हैं, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई रो। थर्ड पॉइंट इज
इफ यूनिफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर तो रो कांस्टेंट होगा, वापस से सारे पॉइंट वही हैं, रो कांस्टेंट होगा और उस केस में हम रो को लिख देंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। और यहाँ से चार्ज निकालना होगा तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी लिख देंगे। लेकिन मान लो रो कांस्टेंट नहीं है, फिर रो को डी क्यू अपॉन डी वी लिखा जाएगा और फिर चार्ज को इंटीग्रेशन रो डी वी लिख देंगे, यहाँ से इंटीग्रेट पूरे वॉल्यूम के ऊपर करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको भी लिख लिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि ये सारी एक ही चीज़ें हैं। एक बार वॉल्यूम के टर्म में बात किया जा रहा है, एक बार एरिया के टर्म में बात किया जा रहा है, एक बार लेंथ के टर्म में बात किया जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे तीनों चीज़ों को हमने कवर कर लिया, तीनों टाइप की डेंसिटी को कवर कर लिया है। तो अब हम आगे एक नोट पॉइंट लगाते हैं। एक नोट में ये लिखा हुआ है कि लैम्डा को किस किस के लिए यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। तो लैम्डा को हम थिन चार्ज्ड वायर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, थिन चार्ज रॉड के लिए यूज़ कर सकते हैं और सर्कुलर रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो तीन केस में लैम्डा यूज़ होगा, एक तो चार्ज्ड वायर के केस में, एक चार्ज रॉड के केस में और एक चार्ज्ड सर्कुलर रिंग के केस में। सिग्मा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? सिग्मा यूज़ होगा चार्ज्ड डिस्क के केस में, डिस्क अगर चार्ज होगी उसके केस में होगा। फिर हॉलोस्फेयर के केस में हो जाएगा, ठीक है, चार्ज्ड हॉलोस्फेयर। चार्ज्ड थिन शीट, कोई भी शीट है ना, उसके केस में हो जाएगा कि शीट के ऊपर भी, हॉलोस्फेयर में भी सरफेस के ऊपर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क में भी सरफेस के ऊपर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और थिन शीट में भी सरफेस के ऊपर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर ले लेंगे, उसमें भी सरफेस के ऊपर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है। रो किस किस केस में यूज करेंगे हम? सॉलिड स्फेयर के केस में यूज कर लेंगे, चार्ज सॉलिड स्फेयर या चार्ज सॉलिड सिलेंडर के रूप में यूज कर लेंगे। थिक शीट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो केस भी हम कंसीडर करेंगे। रो को थिक शीट में भी यूज कर सकते हैं, थिन शीट में तो एक ही सरफेस ही होगी तो वहाँ पर सिग्मा ही यूज करेंगे। तो ये तीन चीज़ें कहाँ कहाँ यूज करते हैं इस पॉइंट में, वो चीज़ कवर हुई है, तो फटाफट लिख लेंगे इसको भी।
ठीक है, चलो ये लिख के हो जाए, फिर क्वेश्चन कर लेना, नीचे तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुमको। ठीक है, ये चीज़ हो जाए तो एक क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर। चलो भाई, तो मुझे लगता है क्वेश्चन कर भी लिया होगा, देख लेते हैं बात। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी प्रोवाइडेड है 24 कूलम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट करना है कितना चार्ज प्रेजेंट है स्फेयर में अगर उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो चार्ज बराबर रो इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, रो की जो वैल्यू है दैट इज 24 इंटू वॉल्यूम की जो वैल्यू है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर के लिए वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, सो दिस इज सेंटीमीटर। जस्ट अ सेकेंड, ये गलत हो गया है ना थोड़ा सा। दिस दिस शुड बी 10⁻⁻², यहाँ पर 10⁻²। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब यहाँ से देखो, ये 3 से ये 24 कट जाएगा, 8 × 4 पाई, और ये आएगा 8 × 10⁻⁸, सॉरी 6, जस्ट अ सेकेंड, ये आएगा 6। ठीक है, तो इसका कुछ आंसर ये होगा, ये 6 आ जाएगा, तो ये 6 आएगा, फिर यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, -6। ठीक है, तो आ जाएगा -6, ये आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम आंसर करेंगे उस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पर तुमको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन को सोचेंगे क्या करेंगे इसमें। यहाँ पर तो रो वेरिएबल है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो फिर चार्ज निकालना है हमें स्फेयर के अंदर, रेडियस इज कैपिटल आर।
ओके, वेरी गुड। तो आपने कुछ तो क्वेश्चन में सोचा ही होगा, कुछ ट्राई किया होगा। चलिए समझते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। देखिए यहाँ पर एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है हमारे पास, ठीक है। और उसका जो रो है वो वेरी कर रहा है। सेंटर से अगर हम आर डिस्टेंस पर चले जाएं तो उस समय रो ये है, रो नॉट आर की पावर 1/3। तो जैसे जैसे आर वेरी करेगा, मतलब सेंटर से हम अलग अलग पॉइंट्स पर जाने की कोशिश करेंगे, तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए रो अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाके हमने एक छोटा सा पतला सा एक शेल कंसीडर कर लिया, मतलब एक हॉलो स्फेयर कंसीडर कर लिया। ये जो आपको दिख रहा है ये शेडेड पोर्शन, ये एक हॉलो स्फेयर है। आर डिस्टेंस पर जाके डी आर थिकनेस का एक हॉलो स्फेयर कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो इसको शेल भी बोल दे रहे हैं। तो शेल का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इसका एरिया इंटू इसका थिकनेस। एरिया इज 4πr², सरफेस एरिया जो होगा आर डिस्टेंस का, आर रेडियस का स्फेयर जो हॉलो स्फेयर लिया हमने उसका सरफेस एरिया विल बी 4πr², और थिकनेस डी आर है तो इसका वॉल्यूम आ गया 4πr² इंटू डी आर, ठीक है। अब हम यही चीज़ लिख सकते हैं, इस जो हॉलो स्फेयर ये शेडेड पोर्शन है इसके अंदर कितना चार्ज है वो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कितना लिखेंगे, डी क्यू चार्ज बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इस इस छोटे से शेल के लिए, जो शेल हमने कंसीडर किया है, इसका रो हम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि आर आर से डी आर का जो गैप है वो काफ़ी कम है। तो डी आर गैप के लिए जो रो होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, और वो रो की वैल्यू हम लिख देंगे रो नॉट इंटू आर की पावर 1/3। तो यहाँ पे रो की वैल्यू आर डिस्टेंस पर लिख ली हमने, दैट इज रो नॉट इंटू आर की पावर 1/3। और जो छोटा सा वॉल्यूम है, जो शेल का वॉल्यूम है ना, इस शेल का छोटा सा चार्ज बराबर रो, इसका रो इंटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम जो है वो डीवी है, ये देख सकते हैं आप डीवी है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम रख दिया, दैट इज 4πr² इंटू डी आर, ठीक है। अब डी क्यू का वैल्यू यहाँ से थोड़ा सा क्लब करके ये तीनों टर्म्स को एक साथ क्लब कर दिया, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ये करके इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये जो राइट साइड में आपके फंक्शन दिख रहा है रो नॉट इंटू 4π स्मॉल आर की पावर 7/3 डी आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके आर के बीच में। जीरो से आर क्यों, क्योंकि टोटल रेडियस जीरो से लेके आर तक अगर हम डिस्टेंस कवर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा सॉलिड स्फेयर, मतलब पूरा सॉलिड स्फेयर आ जाएगा। तो जीरो से आर के बीच में इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये सब 11th के कॉन्सेप्ट हैं, आई होप आपने पढ़े होंगे 11th में भी। तो जीरो से आर के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 7 आर की पावर 7/3 को इंटीग्रेट करेंगे, तो 7/3 को इंटीग्रेट करेंगे आर की पावर, तो यू विल गेट आर की पावर 10/3, और अपॉन डिनोमिनेटर में वही चीज़ रख देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद ये कुछ आ चुका है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम एक नोट पॉइंट याद रखेंगे। अगर मान लो कभी भी रो वेरिएबल आता है तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके टोटल चार्ज निकाल सकते हो। क्यू क्या है, टोटल चार्ज इन द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। क्यू इज टोटल चार्ज इन द सॉलिड स्फीयर। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, फ्रिक्वेंटली आती हैं, ठीक है। रो क्या है, वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वेरिएबल रो होगा तो इस तरीके से चार्ज को निकाल देंगे, और कांस्टेंट होगा तो ऑलरेडी हमने लास्ट वाला एग्जांपल किए हुए हैं। तो अब समय आ गया है, इसका सॉल्यूशन आप कॉपी कर लें, ठीक है। चलो फॉर्मूला याद कर लेंगे, जो फॉर्मूला लिखा है क्यू बराबर इंटीग्रेशन जीरो से आर रो 4πr² डी आर, तो वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमेशा टोटल चार्ज निकाल दोगे जब भी रो वेरिएबल होगा। और रो कांस्टेंट होगा तो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वो तो बहुत ही आसान है, वो तो सीधे वॉल्यूम से रो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल होगा तो ऐसे कर लेंगे, फालतू ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर्मूला। और जैसे ही कंप्लीट हो जाए बता देना।
ये जो फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं, वेरिएबल रो वाला क्वेश्चन आएगा तुमसे होगा नहीं, ठीक है। आधा आधा टाइम सोचने और इंटीग्रेट करने में लगा दोगे। इंटीग्रेट तो अभी भी करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने के बाद, सोचने वाला टाइम नहीं लगेगा, सीधे फॉर्मूला लगा दो, काम नहीं जाएगा। इंटीग्रेट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसके लिए हमने ये सारा कुछ पढ़ा है वो टॉपिक आ चुका है, ध्यान देंगे अब, ठीक है। बाद में लिखना अगर जिन्होंने नहीं लिखा है तो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना, ये वाला फॉर्मूला अच्छा लिख लेना। चलो तो फॉर्मूला भी लिख ही दिया होगा। सो लेट्स मूव फर्दर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान देंगे, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज टेकन। हमारे पास एक लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर क्या है मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। यहाँ पर एक वायर लिया है हमने जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। एल इज लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर एल है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वायर। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया है और इस पॉइंट की डिस्टेंस वायर से आर है, ठीक है। अब देखो लॉन्ग का मतलब ये होगा कि जो वायर की लेंथ होगी ना वो तो एल है, और एल की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। जो पॉइंट पी हमने लिया है जिसकी डिस्टेंस वायर से आर है, वो डिस्टेंस काफ़ी छोटी होगी कंपेयर रिलेटिवली वायर की लेंथ के। तो जब भी ऐसा होगा तो हम वायर को लॉन्ग वायर बोल देंगे, भले ही वायर 1 सेंटीमीटर लंबा क्यों ना हो, ठीक है। भले ही वायर 1 सेंटीमीटर लंबा क्यों ना हो, उसको लॉन्ग वायर फिर भी बोल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट पी कहाँ लिया गया है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। बेसिकली इस पी पॉइंट पर हम इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है, अब अभी कंप्लीट वायर के कारण निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे वो बाद में बात करेंगे, हम पहले फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ध्यान देंगे, सुनेंगे, समझेंगे। समटाइम्स लॉन्ग वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनफाइनाइट लेंथ वायर। लॉन्ग वायर को अलग नाम से भी पुकारते हैं, कि हम ऐसा बोल सकते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ये, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट डज नॉट मीन लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट। इसका ये मतलब नहीं है कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, एल की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एल की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होगी आर से, बस इसका मतलब इतना सा है, ठीक है। तो चलो ये वायर दिख रहा है आपको, पॉजिटिवली चार्ज वायर है, और एक पी पॉइंट दिख रहा है आपको अपने सामने जिसकी डिस्टेंस आर है वायर से। इस पी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस वायर की वजह से। कोई भी चार्ज्ड बॉडी होगी, अभी तक हमने सीखा चार्ज पार्टिकल की वजह से सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। कोई भी चार्ज्ड बॉडी की वजह से, कोई भी चार्ज बॉडी हो सकती है, ठीक है, स्फेयर भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है जो चार्ज है, वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वायर भी अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। तो पी पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, वही देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो डायरेक्शन दिखाया गया है ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है पी पॉइंट पर वायर की वजह से, ठीक है। अगर वायर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इस तरीके से भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे होगा, और अगर यही वायर नेगेटिवली चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाता। बात समझ, पी पॉइंट पर, लेकिन या तो टूवर्ड्स होगा या तो अवे होगा, इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको, फॉर्मूला याद रखना, कैसे आएगा उसके बाद में बात करेंगे। ई का वैल्यू होगा 2k लैम्डा अपॉन आर। 2k लैम्डा अपॉन आर, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, एंड लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो अभी पढ़ाया गया आपको, ठीक है। लैम्डा को ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन वायर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर। अच्छा, जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो सब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ गए होगे, जितनी भी चीज़ें हम देखेंगे सब सारी की सारी यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के लिए वैलिड होंगी, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लिया गया है, ठीक है। तो ई का वैल्यू आर डिस्टेंस पर चले जाएं अगर हम वायर से, और एक पॉइंट कंसीडर कर लें, तो उस पॉइंट पर ई का वैल्यू होगा 2k लैम्डा बाई आर। ये 2k लैम्डा बाई आर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर है, किसकी वजह से है,
यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर की वजह से है, ठीक है। चलो तो इसी बात पर ये लिखना चालू करो अब, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, डू इट फास्ट, बिकॉज फॉर्मूले की बातें कर रहे हैं आप, बहुत कुछ समझना होगा, नहीं फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ ले। ये फॉर्मूला तक लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक। ठीक है, लिख के हो जाए तो बता दो। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो यही नेगेटिवली चार्ज्ड वायर होता तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही होता, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड तो अभी भी 2k लैम्डा बाई आर ही होता, ठीक है। तो बस डायरेक्शन पलट जाती, तो ये भी बना लेंगे ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला भी डायग्राम बना देंगे, ये वाला भी डायग्राम बना लेना।
चलो ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट ये है, मान लो ये पॉइंट ए यहाँ पर आ जाए, ये पॉइंट बी यहाँ पर आ जाए, ये पॉइंट सी यहाँ पर आ जाए। तो पॉइंट कहीं पर भी अगर उसकी डिस्टेंस आर है वायर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। वो डिपेंड नहीं करता पॉइंट किधर है, इस साइड है कि इस साइड है पॉइंट, वो भी फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2k λ/r ही होगा, आर डिस्टेंस पर अगर वायर है। थोड़ा ऊपर हो जाए थोड़ा नीचे हो जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वायर इनफाइनाइटली लार्ज है। इनफाइनाइटली लार्ज बोलने का मतलब क्या है कि आर जो है बहुत छोटा है रिलेटिव टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो पॉइंट ऊपर है नीचे है कहाँ पर है ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, बस डिस्टेंस आर होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस आर है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही 2k λ/r ही होगा। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट बना ही लिया। चलो ध्यान दो, मान लो ये जो पॉइंट है ये इनफाइनाइटली लार्ज जो वायर है, तो जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी हम एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जाके ले लें। मतलब वायर देखो यहाँ पर वायर ख़त्म है ना ये, तो इसी के सामने पी पॉइंट को हमने ले लिया, इसके नीचे वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर हम पी पॉइंट को कंसीडर कर लें आर डिस्टेंस पर, फिर उस केस में ई की वैल्यू k λ/r हो जाएगी। ठीक है, उस केस में फिर ई की वैल्यू k λ/r हो जाएगी अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जाके, ठीक है, कंसीडर कर लें वायर को। ठीक, एक सेकेंड, हाँ इसमें दो कंपोनेंट होंगे ई के, एक तो ये ई एक्स बोल देंगे k λ/r इधर होगा, एक नीचे भी होगा। ठीक है, ऐसे करके इसको ई वाई बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। फिर यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक ई एक्स होगा एक ई वाई होगा, और ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई वाई की भी वैल्यू हो जाएगी k λ/r। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट लिख लेना। अगर मान लो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जाके हम कंसीडर कर लें, तो फिर उस केस में दो कंपोनेंट आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक तो सामने होगा, जैसे यहाँ पर अभी जो भी हमने पहले केसेस पढ़े हैं उसमें खाली एक ही कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड। ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा, वाई एक्सिस के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लेके जाके ले ले, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ई एक्स होगा और एक नीचे की साइड। वायर ऊपर के साइड फैला है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नीचे के साइड होगा ई वाई k λ/r। ठीक है, दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को बना लेंगे अच्छे से। अच्छा, अगर वायर इस प्रकार का लिया गया है फिर उस वायर को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ऐसे वायर को हम बोल देंगे सेमी इनफाइनाइट वायर। कोई कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखेंगे, तो ई एक्स कॉम्पोनेंट होगा एक ई वाई कॉम्पोनेंट होगा। ई वाई किधर होगा, वायर अगर ऊपर के साइड है तो ई वाई नीचे होगा, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड वाई का कॉम्पोनेंट होगा अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जाके ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को अच्छे से लिख लेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लेंगे तो दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें इस केस में मैग्नीट्यूड की, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं ई एक्स और ई वाई और बराबर मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू k λ/r। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ठीक है, √EX² प्लस EY² आ जाएगा ना। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो फिर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो ये पॉइंट भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो बता देना। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लेंगे तो उस केस में वायर को सेमी इनफाइनाइट वायर बोल देंगे।
चलो, आपकी फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर होगा, मतलब आर जो होगा वो बहुत छोटा नहीं होगा लेंथ ऑफ वायर से, मतलब एल से, एल बहुत बड़ा नहीं होगा आर से, ये बात बोली जा रही है। बात समझे? चलो, तो ध्यान दो, मान लो एक हमारे पास वायर है जिसकी लंबाई एल है, ठीक है, और एक पी पॉइंट ले लिया गया आर डिस्टेंस पर। इस केस में ये इनफाइनाइटली लार्ज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पर, तो हमें क्या करना होगा, पी पॉइंट से वायर के एक्सट्रीम को जोड़ देना होगा। एक तो 17 hours. जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है। तो पी पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पी पॉइंट से मुझे वायर के एक्सट्रीम को जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक ए को और बी को जोड़ देना होगा, ठीक है। और इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द वायर, वायर के परपेंडिकुलर जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना। एक एंगल तो ऊपर वाला θ1 बोल दिया, और जो नीचे जा रहा है वो एंगल θ2 बोल दिया। वापस से बात बोल रहा हूँ, अगर फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पी पॉइंट से पहले तो वायर के एक्सट्रीम को जोड़ दो, मतलब टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट को जोड़ दो, ठीक है। फिर वायर से एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से पी को जोड़ दो, ठीक है। अब ये एक ऊपर एंगल बनेगा θ1, एक नीचे एंगल बनेगा θ2, ये वाली डिस्टेंस आर है, मतलब वायर से पी पॉइंट की डिस्टेंस आर है, ठीक है। फाइनाइट बोलने का मतलब क्या है, एल इज नॉट मच लार्जर देन आर, ठीक है, एल इज नॉट मच लार्जर देन आर। आई होप समझ में आ गया होगा ये लाइन, एल बहुत ज़्यादा नहीं है आर से। चलो एक सेकेंड ना, ठीक है, अब बढ़िया दिख रहा होगा, ठीक है। एल बहुत ज़्यादा नहीं है आर से, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, नाउ एट पी, अब देखो पी पॉइंट पर, ये वाले पी पॉइंट पर दो कंपोनेंट होंगे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो ई एक्स होगा, एक ई वाई होगा। देखो ध्यान से, नाउ एट पी देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। पी पॉइंट पर जो अभी हमने ऊपर फिगर देखा ये वाला, इस पी पॉइंट पर एक तो एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, अगर फाइनाइट लेंथ वाला केस आ गया तो। अब देखो ई एक्स का फॉर्मूला ये रहा, ये याद रखना है तुम्हें, ई एक्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो आ गया के लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। θ1 θ2 ऑलरेडी डिफाइन करे जा चुके हैं, तो यहाँ पे ई एक्स का जो फॉर्मूला आया दैट इज के लैम्डा बाई आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये ई एक्स हो गया। और ऐसे ही ई वाई का भी एक फॉर्मूला बना दिया हमने, वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट होगा वो आ गया के लैम्डा बाई आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। तो पी पॉइंट पर इवेंचुअली अब दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ई एक्स आएगा, एक ई वाई आएगा। बात समझे, ये बात समझ में आ गई तो फटाफट लिख